यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे नहीं। देखिए हम लोग इसके पहले जो क्लास किए उसमें 7 शहर को, 7 स्थल को नगर की संज्ञा दी गई थी, तो 7 हम लोगों ने पढ़ लिया। अब उसके बाद भी कुछ महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ से हम लोगों को परीक्षा में प्रश्न जो है वह पूछा जा सकता है, तो वहीं यहाँ शामिल किया गया है। जैसे यहाँ दायमाबाद है। दायमाबाद सर्वाधिक पश्चिमी स्थल माना जाता है। पहले भगत राव था जो गुजरात में था, लेकिन फिर उत्खनन जब किया गया ना तो यह महाराष्ट्र का क्षेत्र है, और दायमाबाद को अब सबसे पश्चिमी दक्षिणी, पश्चिमी सुतका गेंडोर, हाँ दक्षिणी है यह। अब दायमाबाद जो है यह सबसे दक्षिणी स्थल के रूप में इसको माना गया है। और यहाँ से जो पूछा जाता है परीक्षा में, इक्का गाड़ी धातु का, माने एक व्यक्ति जो है वह रथ चलाते हुए दिखलाई पड़ा है और वह यहाँ से हम लोगों को प्राप्त हो गया है, तो कभी हम लोगों को पूछेगा तो यह क्वेश्चन जो है वह बनाया जा सकता है। मैंने भगत राव का नाम लिया यहाँ। यह दायमाबाद के ठीक ऊपर गुजरात में कीम सागर के तट पर अवस्थित है, और दायमाबाद के पहले यही सबसे दक्षिणी स्थल था, तो दक्षिणी होगा, जो पश्चिमी वहाँ भूल हो रहा था। तो यह याद रखना है, क्योंकि अब आंसर हम लोगों को दायमाबाद देना है। उसके बाद मांदा, यह कश्मीर में है, अखनूर जिला में, और जैसे यह दक्षिणी है तो यह सबसे उत्तरी स्थल के रूप में अभी भी स्थापित है। यहाँ लिखा भी हुआ है कि यह इस सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है, तो उसी तरह से पश्चिमी होगा, पूर्वी होगा। तो पश्चिमी में हम लोग देख रहे हैं सुतका गेंडोर, यह बलूचिस्तान प्रांत में है, दास्क नदी के किनारे, मकरान तट भी इसको हम लोग कहते हैं। और यह भी एक बंदरगाह नगर था। जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं, जैसे बार बार क्या पूछता है, लोथल, तो लोथल बंदरगाह नगर तो था, यह तो स्पष्ट है, लेकिन कभी अगर विकल्प में इसको भी दे दे, सुतका गेंडोर को भी, तो यह भी बंदरगाह नगर है। यह अलग बात है कि इससे ज़्यादा विकसित जो है वह लोथल था। उत्खनन लिखा हुआ अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन 1927 में ऑरेल स्टाइन ने इसका उत्खनन कार्य जो है वह संपन्न कराया था। इसके बाद आलमगीरपुर, सर्वाधिक पूर्वी स्थल, यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में अवस्थित है, हिंडन नदी के किनारे, और यहाँ से पतन का भी साक्ष्य मिलता है। देखिए लिखा हुआ है, यहाँ से उत्थान के साथ साथ पतन का भी साक्ष्य जो है वह मिलता है। वाईडी शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में 1958 में इसका उत्खनन कार्य जो है वह संपन्न हुआ था। तो उत्खनन तो यह नहीं पूछेगा ईस्वी सन, लेकिन यह पूर्वी स्थल जो है वह पूछा जा सकता है। तो चारों हम लोगों ने देख लिया, दायमाबाद, मांदा, सुतका गेंडोर और आलमगीरपुर। उसके बाद है यहाँ रंगपुर, यह गुजरात में स्थित है रंगपुर, और उत्खनन कार्य आप यहाँ देख रहे हैं 1953-54 में किया गया था। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण पॉइंट आएगा, यहाँ धान के भूसी का जला हुआ ढेर में, यह यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको शामिल किए हैं। यह जो आप जितने भी अन्य स्थल देख रहे हैं उसमें सबसे पहले इसको याद रखा जाता है, सुरकोटरा, परीक्षा के दृष्टिकोण से, प्रश्न पूछने के दृष्टिकोण से, क्योंकि यह गुजरात में तो है, यह अलग बात है, लेकिन यहाँ से मिला क्या है, घोड़े का अवशेष, क्योंकि घोड़ा सब जगह से नहीं मिला है, इसीलिए यह परीक्षा में हम लोगों को पूछा जाता है। और अवशेष न दे करके अस्थि पंजर दे देगा कि कहाँ से मिला, तो सुरकोटरा से जगपति जोशी के नेतृत्व में इसका उत्खनन कार्य किया गया। अब इसी में एक और पॉइंट जुड़ जाता है, मोहनजोदड़ो में एक जगह है राना घुंडई, यहाँ लिखा हुआ है,
यहाँ घोड़े के जबड़ा या दांत मिला है, तो जबड़ा या दांत देगा तो आंसर क्या हो जाएगा? यह आंसर हम लोगों का चेंज हो जाएगा, राणा घुंडई हो जाएगा। अवशेष या अस्थि पंजर, यह पूछा नहीं है अभी तक राणा घुंडई, लेकिन यह पूछा जा चुका है। घोड़े का अस्थि पंजर या अवशेष तो सुरकोटरा। कुणाल एक छोटा सा जगह है, हरियाणा में है, और चांदी का 2 मुकुट यहाँ से हम लोगों को प्राप्त होता है। सूरजभान के नेतृत्व में 1968 में खुदाई हुआ था, तो यह ईस्वी सन अभी तक नहीं पूछा गया है, इसलिए इसको शामिल किया गया है कि आप यहाँ देख रहे हैं बोल्ड में लिखा हुआ है, चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किया था। सबसे पहले चांदी के बारे में जानकारी हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता में ही मिलता है, तो इसका प्रमाण जो है वह कुणाल से हम लोगों को मिल गया है। रोपड़, रूपनगर भी कहते हैं इसको, और यह पंजाब के क्षेत्र में है। वाईडी शर्मा ने इसकी भी उत्खनन कार्य को संपन्न कराया था। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि मालिक के शव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण कहां से मिला था? तो यहां से भी मिला है। तो 2 स्थल हो गया ना, एक हो गया रोपड़, अगर कभी आपको दोनों विकल्प में दे दे, या दूसरा आपने बताया बुर्जा होम या बुर्ज होम, कश्मीर का जो पाषाण कालीन हम लोग पढ़े थे, तो यही 2 स्थल है मात्र भारत में जहां से मालिक के शव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण जो है वह प्राप्त हो गया है। तो यह कुछ स्थल हम लोग यहां पर शामिल किए। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद रोपड़ पहला स्थल है जिसकी खुदाई किया गया था। अगर पूछ दे कि आजादी के बाद पहला स्थल कौन होगा, तो याद रखना है, हालांकि अब बीपीएससी में आया नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि प्रथम शब्द लगा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन यहां बन जा रहा है, स्वतंत्रता के बाद गुजरात राज्य में सबसे अधिक स्थलों की खुदाई की गई, तो सबसे पहले रोपड़ और सबसे ज्यादा गुजरात, तो यह 2 पॉइंट यहां पर शामिल किया गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पढ़ेंगे सामाजिक जीवन होगा, आर्थिक होगा, धार्मिक होगा, राजनीतिक, चारों अवस्थाओं के बारे में। तो यहाँ से पीटी के लिए बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बनता है। जिस प्रकार का वर्तमान में हम लोग सामाजिक जीवन जी रहे हैं, लगभग मिलता जुलता सामाजिक जीवन वहाँ था, इसलिए कहा जाता है कि वर्तमान का सामाजिक जीवन जो है वह हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। जैसे आप देखिए, वर्ण व्यवस्था, इस समय वर्ण व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू नहीं था, क्योंकि पढ़ाई नहीं गया है तो स्पष्ट नहीं होता है। फिर भी पुरोहित की बात करें, योद्धा की बात करें, श्रमिक की बात करें, व्यापारी वर्ग की बात करें, तो यह 4 मिलता है। तो विद्वान क्या कहते हैं कि जो यह 4 यहाँ दिया गया है तो लगभग मिलता जुलता है वर्ण व्यवस्था से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन यहाँ वह शब्द नहीं है, यहाँ पुरोहित है, तो ब्राह्मण ही पुरोहित का कार्य करते थे। योद्धा माने क्षत्रिय के रूप में अगर आप मान सकते हैं, वैश्य तो व्यापारी वर्ग, और शूद्र तो श्रमिक वर्ग। शूद्र शब्द का यहाँ पर उल्लेख किया ही नहीं गया, वो तो ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में आएगा। तो इस तरह का साक्ष्य यहाँ मिला है। परीक्षा के लिए क्या होगा? मातृ सतात्मक। इस समय समाज जो था वह मातृ सतात्मक था, क्योंकि उत्खनन जो किया गया है ना, तो महिलाओं की मूर्ति जो है, मृण मूर्ति या उनसे संबंधित साक्ष्य बहुत अधिक मिले हैं, इसलिए माना गया कि समाज मातृ सतात्मक था। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ बन जाएगा। खान पान, तो खान पान में सब कुछ जो हम लोग इस समय खाते पीते हैं, लगभग मान सकते हैं शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग थे। और यहाँ लिखा भी हुआ है, अभी तक 9 प्रकार के फसल के बारे में जानकारी मिला है। एससीईआरटी कहता है 9 प्रकार के फसल। यह मुख्य खाद्य पदार्थ क्या था? तो यही एक बार पूछा गया है, मुख्य खाद्य पदार्थ गेहूं और जौ। चावल का प्रमाण आपको आगे मिलेगा, लोथल से मिला है। वेशभूषा, इस सभ्यता के लोग सूती और ऊनी वस्त्र धारण करते थे, तो पाषाण काल में भी हम लोगों ने पढ़ा।
कपास का उत्पादन सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया। यह बोल्ड किया गया, इसका मतलब यह महत्वपूर्ण है। सबसे पहले कपास के बारे में हम लोगों को जानकारी जो है वह हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ही मिलता है। और मेसोपोटामिया में कपास को सिंधु या यूनान में सिंडोन कहा गया है। सिंडोन सिंधु नदी से उद्भूत हुआ है, इसलिए सिंडोन कह करके संबोधित कर दिया गया। भारत की सबसे प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। यह इकोनॉमिक्स में भी रहता है, पूछ दिया जाए इकोनॉमिक्स पार्ट में तो सूती वस्त्र उद्योग, जिसका जन्म हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हुआ था। मनोरंजन का साधन आप देख सकते हैं, मनोरंजन का सबसे प्रमुख साधन था पासा खेलना। मनोरंजन के रूप में और भी सारे चीज यहाँ दिया गया है, जैसे बृहद स्नानागार। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि सार्वजनिक समारोह के समय में उसको खोल दिया जाता था और उससे मनोरंजन या विनोद कुछ भी कह सकते हैं कार्य जो है संपन्न होता था। इसके अतिरिक्त पशु पक्षियों की लड़ाई से भी मनोरंजन का कार्य जो है वह संपन्न किया जाता था। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो चेंज होगा, इसलिए यहाँ पासा खेलना लिखा गया है। दाह संस्कार, 3 प्रकार की दाह संस्कार की व्यवस्था थी जो आज भी दिखलाई पड़ता है। पहला जो था वह भूमि में दफन कर दिया जाता था, दफनाया जाता था मृत शरीर को। दूसरा, कुछ समय के लिए खुले स्थान पर मृत शरीर को रख दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था। जंगल वगैरह रहते थे तो पशु पक्षी उसको खा लेते थे। अब बचे हुए अवशेष को भूमि में दफन किया जाता था। तीसरा जो सबसे प्रचलित था, जो अभी भी है, अग्नि के हवाले कर देना, मतलब जला देना। और राख आदि जो बचता था उसको मिट्टी के बर्तन में रख करके तब भूमि में दफन कर दिया जाता था। तो यही मुख्य रूप से सामाजिक जीवन जो है मिलता जुलता वर्तमान के समय में यहाँ सामाजिक जीवन देखना है। तो हम लोगों को ध्यान क्या देना है, आप देख सकते हैं सामाजिक जीवन में मैंने बताया था कि समाज क्या था, तो मातृसत्तात्मक। एक पॉइंट याद रखिएगा, मुख्य खाद्य पदार्थ क्या था, गेहूं और जौ। और उसके बाद कपास का उत्पादन सर्वप्रथम। तो यह एक तीसरा पॉइंट यहाँ पर है। और सूती वस्त्र उद्योग का जन्म भी है वह हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत होता है। यह आपसे कभी इस तरह से नहीं पूछेगा। अगर कभी पूछ देगा दाह संस्कार तो कितने प्रकार का प्रचलन था, तो 3 प्रकार का। तो इतने सारे चीज में 5 ही पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है, तो क्वेश्चन हम लोगों का नहीं छूटेगा। अब आर्थिक जीवन यहाँ हम लोग देख रहे हैं। इस सभ्यता के अंतर्गत आर्थिक जीवन जो है वह समृद्ध था। तो कृषि होगा, पशुपालन होगा, वाणिज्य व्यापार होगा। पूछ दे आधार क्या था, तो यही था। ठीक है, वाणिज्य व्यापार का विकास हुआ था, लेकिन मुख्य आधार क्या था, तो मुख्य आधार यह कृषि था। और अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि अभी तक 9 फसलों के बारे में जानकारी मिला, गेहूं और जौ मुख्य खाद्य पदार्थ है, तो वह तथ्य आप यहाँ भी ला करके शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने वहीं पर याद कर लिया है। कृषि के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी किया जाता था। और यहाँ आप देख सकते हैं कि एक श्रृंगी बैल, जिसको वृषभ भी कहते हैं, का प्रमाण सबसे अधिक मिला है। लेकिन सबसे लोकप्रिय क्या था, कुबर वाला सांड। लोकप्रियता में तब कुबर वाला सबसे अधिक, एक श्रृंगी बैल या सांड का प्रमाण जो है वह मिला। इसको बसहा बैल भी कहते हैं, क्योंकि भगवान शिव के साथ इसको जोड़ा गया था। तो पशुपालन की बात यहाँ पर है। गाय की मूर्ति का प्रमाण नहीं मिला है। यह परीक्षा में बीपीएससी में पूछ दिया है, निम्नलिखित में से किसका प्रमाण जो है वह प्राप्त नहीं हुआ है। मृण मूर्ति कहते हैं या टेराकोटा कहते हैं। तो कहीं से भी खिलौने के रूप में भी छोटा सा गाय का प्रमाण जो है, चाहे मिट्टी का चाहे सलखड़ी का बना हुआ, हम लोगों को प्राप्त नहीं है। इसलिए इस पॉइंट को बोल्ड किया गया है, तो आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। वर्तमान में जो पशु पक्षी दिखलाई पड़ते हैं, लगभग घोड़े के छोड़ करके लगभग यहाँ पर वह उपलब्ध थे। तो यहाँ बहुत ज्यादा पॉइंट हम लोगों को नहीं है। उल्टा क्यों हो जा रहा है ये,
वाणिज्य व्यापार। तो वाणिज्य व्यापार का विकास इसलिए हुआ था ना, क्योंकि यह एक नगरीय सभ्यता थी, और किसी प्रकार की नगरीय सभ्यता अगर आप देखेंगे तो जो वस्तुएं हमारे पास नहीं है वो हम मंगाएंगे, जो वस्तुएं हमारे पास ज़्यादा है हम उसका निर्यात करेंगे। तो वही बात यहाँ पर शामिल किया गया है। यह हड़प्पा सभ्यता जो है वह ईरान हो, मेसोपोटामिया हो, मिस्र हो, अफगानिस्तान हो, मध्य एशिया, सुमेर, यह सारे समकालीन सभ्यताएं थी। तो व्यापारिक संबंध हम लोगों का था, और यहाँ से इन सभी क्षेत्रों से व्यापार का कार्य जो है वह संपन्न किया जाता था। तो वही सब नाम दिया गया है। क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ से निकल करके आएगा, जो सारणी यहाँ बनाया गया है, जो आप देख सकते हैं कि वस्तु है और यह स्थान है, कहाँ से हम लोग मंगाते थे। तो यह हम लोग ध्यान रखेंगे। इसमें यह क्वेश्चन जो है वह पूछा गया है, लाजवर्द मणि कहाँ से मंगाया जाता था। तो जगह अगर दे देगा बदखसा, देश जो है वह अफगानिस्तान हो जाएगा। तो यह ध्यान रखिएगा आप लोग। सोना जो है वह कई स्थानों से है। कोलार हम लोग जानते हैं कर्नाटक का, लेकिन यह ईरान से भी मंगाया जाता था। चांदी ईरान, अफगानिस्तान और भारत में देखेंगे तो आपको मैसूर। यह तांबा तो हमेशा खेतरी जो है राजस्थान का, वह काफ़ी विश्व प्रसिद्ध मान सकते हैं, और ज्योग्राफी में भी इसको पढ़ा जाता है। तो यहाँ भी यह शामिल किया गया। एक पहले इसको याद रखेंगे, और दूसरा फिरोजा मध्य एशिया से। तो यह रत्न है एक, जो अंगूठी वगैरह में भी पहना जाता है। तो यह मध्य एशिया से मंगाया जाता था। कांसे के बारे में जानकारी लोगों को हो गया था। व्यापक पैमाने पर कांसे का निर्माण किया जाता था। तो टीन कहाँ से मंगाया जाता था? तो अपने बिहार, वर्तमान झारखंड, लेकिन जब तक बंटवारा नहीं हुआ था तो अपने बिहार हजारीबाग से या वर्तमान में झारखंड से मंगाया जाता था। तो यही महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। उसके बाद शिल्प एवं तकनीक। शिल्प एवं तकनीक में भी काफ़ी विकास जो है वह दिखलाई पड़ता। 2-3 पॉइंट हम लोगों को यहाँ ध्यान देना है। बहुत सारा जो 2-3 पॉइंट है उसमें से आप लोग जानते भी होंगे। जैसे आप यहाँ देखिए, मोहनजोदड़ो से कांसे की नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति पूछा जा चुका है। यह मिला है, जिसका निर्माण भ्रष्ट मोम विधि या चिकोटी पद्धति से किया जाता था। यह भ्रष्ट मोम विधि तो आज भी प्रयोग में गांव वगैरह में किया जाता है। किसी की भी मूर्ति बनाई जाती है, सर वगैरह अगर बनाया जाता है तो उसका एक खांचा रहता है, उसके अंदर में मोम का लेप लगा दिया जाता है, और उसके बाद उसमें मिट्टी लगाया जाता है, फिर उसको आग में पकाया जाता है। तो आग में वो जो टाइट होता है, कड़ा होता है, पकता है, मोम जो है वह गल जाता है, पिघल जाता है, और हल्का सा उस पर से ठोक करके तो वह साबुत रूप में वह सर वाला जो पोर्शन है वह निकल जाता है। चाहे अन्य मूर्ति जो है आप बना रहे हैं छोटी छोटी, तो उसका भी खांचा होता है। उसी को यहाँ भ्रष्ट मोम विधि या चिकोटी पद्धति के नाम से संबोधित किया गया। मतलब ऐसा तकनीक उस काल में भी डेवलप था। तो भ्रष्ट मोम विधि तो हम लोग नहीं याद रख सकते हैं, लेकिन यह कांसे की नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति कहाँ से मिला है? तो यह मोहनजोदड़ो से, तो यह ध्यान रखना है। वो स्वास्तिक चिन्ह वाला मोहर सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसका निर्माण किससे? तो यह आपको याद रखना होगा। जैसे यहाँ मोहर है तो यहीं पर मनका भी आ जाएगा। अधिकांश मोहरों का निर्माण या अधिकांश मनका का निर्माण किससे हुआ? सेलखड़ी, स्टेटाइट से या सेलखड़ी से हुआ है। स्वास्तिक चिन्ह वाला मोहर जो है ना, किस भगवान को समर्पित है? सूर्य। इसी से निष्कर्ष निकलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वह भगवान सूर्य की भी पूजा करते थे, क्योंकि स्वास्तिक चिन्ह वाला मोहर यहाँ बहुत ज्यादा मिल गया है। इस समय माप तौल के लिए बाट का प्रयोग किया जाता था, आज भी किया जाता है, जो 16 के अनुपात में होता था। अगर पूछ दे तो यह 16 का अनुपात है। अब हड़प्पा लिपि है। इस सभ्यता के लिपि के बारे में सर्वप्रथम किसको जानकारी मिला था? जो शुरुआती हम लोग किए थे 1853 में। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को। जो शुरुआत हम लोग किए थे तो वहां पर चर्चा हम लोग किए थे। 10 बड़े लिपिक अक्षर जो है यहाँ से प्राप्त होते हैं। पूर्ण जानकारी हम लोगों को कब हुआ?
1923 में, और यह लिपि दाएं से बाएं और बाएं से दोनों तरफ लिखा जाता है। ऐसे लिखा जाता है, ऐसे यहाँ छोड़ नहीं दिया जाता है यहाँ पर। तो इसीलिए इसको ब्रुस्टोफेडन लिपि के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको सांकेतिक लिपि भी कहते हैं। इसको चित्रात्मक लिपि, मतलब देखने पर लगता है कोई चित्र है, देखने पर लगता है संकेत कर रहा है अक्षर, और दाएं से बाएं बाएं से दाएं, ब्रुस्टोफेडन उसका नाम है। तो यही आप देख सकते हैं इस लिपि को। किसने पढ़ा इस लिपि को? नहीं पढ़ा गया। जेम्स प्रिंसेप कहाँ पढ़ा? वो तो अशोक के लिपि को पढ़ा ना। तो उद्वाचन विकल्प में बीपीएससी का क्वेश्चन हुआ, देखिएगा लिखा हुआ उद्वाचन योग्य नहीं है, माने इसको नहीं पढ़ा गया है, किसी ने नहीं पढ़ा। 400 इसमें अक्षर है, लेकिन मूल अक्षर क्या है? 64। मतलब ये 64 अक्षर को मिला करके कोई भी वाक्य, कोई भी शब्द आप बना सकते हैं, उसी को मूल अक्षर यहां पर कहा जाता है। तो यही महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद धार्मिक जीवन। तो धार्मिक जीवन तो बिल्कुल आसान है। लोग देखिए प्राकृतिक रूप में पूजा करते थे और जीवंत रूप में, आज भी हम लोग करते हैं। जीवंत रूप में जैसे हम लोगों ने देखा कुबड़ वाला सांड, बसाहा बैल, और प्राकृतिक रूप में वन देवी की पूजा, जल की पूजा। तो यह प्राकृतिक और जीवंत तो आज भी प्रचलन में है। हम लोग उसको करते हैं, धार्मिक रूप में मनाते हैं। तो यहाँ भी वही था। मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति मिली है जिसको चारों तरफ से पशु जो है वह घेरे हुए हैं। उसी को सर जॉन मार्शल ने आदि शिव, प्रथम शिव, आदि शिव कह करके संबोधित किया। तो हम लोगों को अगर परीक्षा में पूछ दे कि भगवान शिव की पूजा की प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलता है, तो क्या जवाब होगा? तो हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, एक बाघ है, गेंडा है, भैंसा, हाथी, 2 हिरण घेरे हुए हैं। मूर्ति भी, उस मूर्ति का पिक भी दिया हुआ है एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो। और इसीलिए इसको आदि शिव कह करके संबोधित किया गया है। क्वेश्चन के रूप में मैंने यह शामिल कर दिया है, भगवान शिव की प्रारंभिक पूजा का प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। तो यह आपको याद भी है और पूछेगा तो गलत भी नहीं होगा। हड़प्पा नामक स्थल से एक महिला के गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखलाया गया, जिसको उर्वरता के देवी के रूप में माना गया है। तो यह पूजा भी यहाँ पर प्रचलन में था। आप देख सकते हैं नदी की पूजा, यह है वन देवी की पूजा, नाग की पूजा, सूर्य की पूजा, पीपल के वृक्ष, तुलसी, लिंग योनि आदि की पूजा का प्रमाण जो है हम लोगों को प्राप्त होता है। हर घर में लगभग तुलसी होता है। तो यहीं से यह प्रचलन शुरू हुआ। शनिवार के लोग पीपल वृक्ष में जल देते हैं, चाहे जो भी हो मन्नत। तो वह सब चीज हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता में ही दिखलाई देता है। तो उसी का अनुकरण हम लोग कर रहे हैं वर्तमान समय में। मंदिर का प्रमाण कहां से मिला है? गुप्त। मंदिर का प्रमाण गुप्त काल से। मंदिर का प्रमाण यहां से नहीं मिला है। तो आपको जैसे यहां लिखा हुआ है मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। देखिए 2000 से ज्यादा स्थलों की खुदाई की गई है। अब बहुत सारे जो है ना ताबीज मिले हैं, जो गला में धारण किया जाता है, यहाँ धारण किया जाता है। तो विद्वानों का कहना है कि लोग अंधविश्वासी प्रवृत्ति के भी थे। जंतर मंतर, जादू टोना, भूत प्रेत आदि में वह विश्वास करते होंगे, इसलिए ताबीज धारण करते होंगे, जो यहाँ पर स्पष्ट करता है। पुरोहित का प्रमाण हम लोगों को मिला है ना। पुरोहित का आवास मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, लेकिन मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। गुप्त काल में आप लोगों ने कहा, बिल्कुल सही है। गुप्त काल में सबसे पहले मंदिर का निर्माण किया गया। इसके बाद राजनीतिक जीवन, यह तो बिल्कुल संक्षिप्त है, क्योंकि हम लोग सब कोई जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत राजा, महाराजा, रानी आदि की जानकारी हम लोगों को नहीं है। हाँ, विद्वान यह कहते हैं कि नगर निगम या नगर पालिका जैसी कोई प्रशासनिक इकाई रहा होगा और उसी के माध्यम से प्रशासन का कार्य जो है वह चलाया जाता होगा, नगर प्रशासन का कार्य। तो वही मैंने यहाँ लाया है। इस सभ्यता के अंतर्गत राजनीतिक जीवन का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। अब देखिए पिग्गट महोदय क्या कहते हैं। पिग्गट महोदय के अनुसार मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इसकी 2
जुड़वा राजधानी थी, माने 2 राजधानी बनाया गया था। तो पूछे तो नाम आपको यहां बतलाना होगा, किसने? पिग्गट ने जुड़वा राजधानी कह दिया। कुछ विद्वानों का कहना नहीं, 3 राजधानी थी और उन्होंने कालीबंगा को भी एक राजधानी के रूप में स्थापित कर दिया, जो यहां लिखा हुआ है तीसरी राजधानी। लेकिन यह 2 सभी जगह हम लोगों को मिलता है और पिग्गट अगर कभी परीक्षा में पूछे तो यह आंसर हम लोगों को दे देना है। पतन का कारण, हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव हुआ तो इसका पतन भी हो गया। और यह आप देख रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव भी अचानक नहीं हुआ, धीरे धीरे किसी सभ्यता का जन्म होता है, धीरे धीरे क्रमिक रूप में उसका पतन होता है। विद्वानों ने अपने अपने अनुसार जो अध्ययन किया, जो शोध किया, उसके अनुसार उन्होंने अपना अपना मत दिया है। इसी में से कोई मत ले लेगा, कोई कथन ले लेगा, पूछेगा किसका है, तो वह यहाँ सारणी जो है वह बना हुआ है। जैसे सर जॉन मार्शल क्या कहते हैं? प्रशासनिक शिथिलता के चलते इसका पतन हो गया। अर्नेस्ट मैके, इनका कहना है कि बाढ़ आया और इस सभ्यता का पतन हो गया, लेकिन कोई सटीक नहीं है। ऑरेल स्टाइल कहते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण। इसमें आप देखिए बोल्ड कौन किया गया है? या विदेशी आक्रमण या आर्यों का आक्रमण। इसका मतलब इस सभी में सबसे पहले हम लोग इसी को याद रखेंगे, मार्टिमर व्हीलर। यह कहते हैं विदेशी आक्रमण हुआ या आर्यों का आक्रमण हुआ, चूंकि इसके बाद आर्य सभ्यता आ जाती है और तब इस सभ्यता का पतन हो गया। हालांकि यह परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूं कि याद रखना, लेकिन यह भी कोई सटीक मत नहीं है कि इसी के चलते पतन हो गया। उसके बाद जॉन कैनेडी कहते हैं अग्निकांड और मलेरिया के चलते, चूंकि यह दोनों का प्रमाण जो है मोहनजोदड़ो से हम लोगों को प्राप्त है, अग्निकांड का भी प्रमाण और मलेरिया का भी प्रमाण। उसी तथ्य को इन्होंने ले लिया है जॉन कैनेडी ने। और डेल्स क्या कहते हैं? जलधारा परिवर्तन, अचानक जलधारा का परिवर्तन हो, जैसे कोसी नदी हम लोगों की है बिहार की शोक, कब जलधारा परिवर्तन हो जाए, कौन से गांव समाप्त हो जाए, तो वही कॉन्सेप्ट उन्होंने यहाँ लगाया है कि जलधारा का परिवर्तन हो गया होगा। मतलब अचानक उस नदी में, जो नदी वाले क्षेत्र है उसमें भूकंप आया तो सतह जो है वह ऊपर आ गया तो पानी जो जल था उन्होंने अपना धारा जो है वह चेंज कर दिया और उसी में यह विलीन हो गया। लेकिन यह कोई भी मत जो है वह सर्वमान्य मत नहीं है। मान लीजिए उदाहरण के रूप में एक समझने के लिए कि अर्नेस्ट मैके कहते हैं कि बाढ़ के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। कुछ हद तक हम लोग मान सकते हैं, लेकिन सभी स्थल तो नदी के किनारे नहीं थे ना। पटना नदी के किनारे है तो हम लोग मान सकते हैं, एक बात कह रहे हैं कि बाढ़ आएगा तो पटना जो है वह समाप्त हो जाएगा। और जो नदी के किनारे है ही नहीं, दूर दूर तक नदी नहीं है, उसका पतन कैसे हो गया? वहां से बालू और गाद का भी प्रमाण नहीं मिला है। मैंने खुदाई किया गया ना, तब बालू का प्रमाण मिला और गाद जो बाढ़ में आता है गाद का, उस आधार पर इन लोगों ने कहा कि बाढ़ के चलते इसका पतन हो गया। लेकिन अधिकांश स्थल जो थे वह नदी के किनारे नहीं थे। 2000 से ज्यादा स्थलों की खुदाई हो गई है, कुछ ही ऐसे स्थल थे जो नदी के किनारे थे। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि जो स्थल नदी के किनारे थे उनका पतन हो गया होगा, लेकिन बाकी का पतन बाढ़ के चलते नहीं हुआ होगा, उसके लिए अन्य कोई कारण होंगे। इसलिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है, उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि इस सभ्यता का पतन कोई एक निश्चित कारण नहीं बताया जा सकता। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारणों ने मिलकर के इस सभ्यता का पतन कर दिया। तो यही महत्वपूर्ण बात जो है वह पतन से संबंधित है। इसके बाद इसमें क्वेश्चन आएगा आप लोगों को विविध तथ्य के बाद। कुछ विविध तथ्य मैंने यहाँ शामिल कर दिया इधर उधर का, जो आप देख सकते हैं। यह बीपीएससी में पूछा गया है 39 या 40 क्वेश्चन आप देखिएगा तो उसी में किस रंग का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता था? लाल रंग का। इस सभ्यता के बारे में संपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? या यह शब्द दे देगा, दोनों शब्द इसलिए जोड़ा गया, कभी वह दे देगा नहीं तो उत्खनन। जब उत्खनन करेंगे तो पुरातात्विक स्रोत मिलेगा। तो यह इसका आकार किस प्रकार का, यह तो हम लोग चर्चा कर चुके थे। इस सभ्यता के अंतर्गत लकड़ी के पाइप का प्रयोग किया जाता था। कालीबंगा से मिला है, जो गंदे पानी को निकालने के लिए जो बांस समझते हैं ना, तो उसी का प्रयोग उसमें किया गया था। लकड़ी के पाइप का प्रयोग
मोहनजोदड़ो में प्राप्त बृहद स्नानागार के पास कुषाण कालीन स्तूप जो है वह प्राप्त हुआ। इसी की खुदाई की जा रही थी, स्तूप की, यह नहीं कि बृहद स्नानागार की। पता चला कि वहां स्तूप है तो किस काल का है, तो पुरातत्वविद लोग वहां गए और स्तूप की खोज यहाँ की जाने लगी। तो स्तूप के खोज के साथ साथ क्या मिल गया? बृहद स्नानागार भी मिल गया। तो यह कुछ यहाँ विविध तथ्य हम लोग शामिल किए हैं। इसके बाद क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन आप लोगों को आंसर यहाँ बतलाना है। कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, जो हम लोग पढ़े हैं वही है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया? बोलिए, कब? 1900। किसने किया था? तो सही है। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी, कैसे कहेंगे? क्योंकि यह शहरी सभ्यता थी, मतलब नगरीय, और आर्य सभ्यता जो थी या वैदिक सभ्यता थी वह ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी। आर्य लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे जो बाहर से आए थे, और हम लोगों को अनार्य कहा उन्होंने, निम्न कहा। एससीईआरटी में लिखा हुआ, जो भारत के मूल लोग थे ना, उसके लिए उन्होंने अनार्य शब्द का प्रयोग कर दिया। और भी शब्द है, उस शब्द को छोड़िए, मैंने उसको निकृष्ट बतलाया गया यहाँ के लोगों को। अब आप इसी समझिए ना कि अग्नि जो है आगे आगे चल रहा है। वैदिक काल में पढ़ा जाता है ना, शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा जनक जो थे, मैंने उनका हुआ था कि अग्नि आगे आगे चलेंगे, जहां जहां तक जाएंगे इनका क्षेत्र जो है वह हो जाएगा। उस शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो राहुगण उनका नाम दिया गया है। और अग्नि जो है सभी क्षेत्रों को जला, अग्नि का मतलब क्या है कि वह जलाने का मतलब यह नहीं कि जला के खत्म कर देना, जला करके शुद्धिकरण करते हुए आगे बढ़ रही थी अग्नि। अग्नि देवता बढ़ रहे थे। और जब गंडक नदी के किनारे आते हैं तो अग्निदेव भी पस्त हो जाते हैं, मैंने बिहार में जैसे ही प्रवेश करते हैं। उनका कहना था कि अब मैं इसके आगे मेरी शक्ति समाप्त हो जाती है, कि सबसे ज्यादा निकृष्ट लोग इधर ही रहते हैं। तो वह ग्रंथ में लिखा हुआ है कि अब इसके आगे मैं नहीं जा सकता, जितना मैंने शुद्धिकरण करना था मैंने कर दिया। तो ग्रंथ तो अपने अपने स्तर से लिखा जा सकता है ना, उस पर हम लोगों को नहीं जाना है। तीसरा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है किससे? यह बार बार पूछा जाता है, कांस्य युग। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की, आदि शिव जिसको कहा गया है। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राएं एवं पक्की मिट्टी के कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया? अभी हम लोग चर्चा किए थे और यह पूछ भी दिया है। तो गाय का नहीं है, हाथी, बाघ, गेड़ा जो भगवान शिव को घेरे हुए हैं, वह तो यहाँ पर प्रमाण हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा? दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी है 1921 में। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो यह बहुत बड़ा दे दिया गया है, अगर नहीं भी आता है तो ऐसे ही विकल्प चयन किया जाता है। अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है, तो यही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहां से मिला? विशाल पूछ रहा है, बृहद। तो मोहनजोदड़ो, यहां से भी मिला है, लेकिन यह छोटे हैं, 6-6 की पंक्ति में मिले हैं। तो 6-6 की पंक्ति वाला पूछेगा तो हड़प्पा आंसर जो है वह हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का बृहद स्नानागार किस स्थल पर पाया गया? मिलता जुलता क्वेश्चन है तो आसान है। तो मोहनजोदड़ो, या हम लोग देख सकते हैं मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा क्या था, व्यवसाय क्या था?
कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन था? इसमें लोथल दिया गया है। अब मान लीजिए सुतका गेंडोर रहेगा तो दोनों हो जाएगा। सुतका गेंडोर अगर विकल्प न, चूंकि बीपीएससी में 5वां विकल्प देता है तो वह नहीं, सुरकोटरा कहाँ, सुतका गेंडोर। यह न मकरान के तट पर है, दास नदी के किनारे, बलूचिस्तान प्रांत में थे। यह बंदरगाह नगर है, लोथल और सुतका गेंडोर। तब विकल्प में अगर दोनों रहे तो ई आंसर जो है हम लोगों को देना होगा। हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? लोहा की। क्योंकि यह उत्तर वैदिक काल में हम लोगों को जानकारी मिलता है। विश्व के संदर्भ में 1000 बीसी में अफगानिस्तान के क्षेत्र में लोहे के बारे में जानकारी मिला। भारत के संदर्भ कहेंगे तो लगभग 800 बीसी अतरंजी खेड़ा एक जगह है, उत्तर प्रदेश में है, या यहीं से हम लोगों को लोहे का औजार सर्वप्रथम मिला है। तो उत्तर वैदिक काल में, तो यह आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के लोगों के घर बने होते थे कच्ची की पक्की, प्रयोग दोनों का होता था, लेकिन घर किसके बने थे? कच्ची ईंटों के। इसका अनुपात क्या होता था? 4 और 1, यही इसका अनुपात जो है वह होता था। 14 नंबर, निम्न में से मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत? अन्नागार। यह सबसे बड़ी इमारत यही थी, कोठार जिसको कहते हैं। 15, बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर? डी। जैसे हम लोग पढ़े कि 2000 से ज्यादा जो स्थल मिला है उसी की बात करेंगे हम लोग। तो सभी को कितने स्तर में बांटा गया था? 2 स्तर में बांटा गया था ना, दुर्ग या गढ़ी या निचला शहर। और सबको क्या किया गया था? दुर्गीकृत कर दिया, घेर दिया गया था। लेकिन एकमात्र चान्होद्रो है जिसकी घेराबंदी